हेलो स्टूडेंट, लेट कंटिन्यू डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर। और उसमें भी हमारा जो टॉपिक रनिंग में चल रहा था वो चल रहा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो लास्ट पॉइंट जो था वो डिस्कस करना रह गया था। और उसका जो क्वेश्चन जो अराइज होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है वो सुनिएगा। जो आपके पास में डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल्स होती है, उसके अंदर हमने कहा कई सारी सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज। 6D सीरीज जो है इनकम्प्लीट है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो मेजर जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो 3D, 4D और 5D का पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पर याद रखना है 3D के जो एलिमेंट हैं कंटिन्यू होते हैं, 4D के एलिमेंट भी कंटिन्यू होते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए 5D के एलिमेंट कंटिन्यू नहीं होते। 5D में एक जो एलिमेंट है लेंथेनम, वो आने के बाद में फिर 40 जो एलिमेंट है वो आता है लेंथेनॉइड सीरीज के, और 14 के बाद फिर से एलिमेंट आते हैं यहाँ पर। दैट्स राइट। अब देखिएगा, अगर आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना हो, तो 3D से आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट करना है, 4D से आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट करना है, और 5D से आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट करना है। अब इलेक्ट्रॉन आउट करना है तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी यहां पर देनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, आई कहेंगे। कौन सी आई की बात कर रहे हैं, फर्स्ट आई की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि 3D से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, 4D से इलेक्ट्रॉन निकालना है एनर्जी देनी पड़ेगी, 5D से इलेक्ट्रॉन निकालना है एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखिएगा 3D के कंपैरेटिवली 4D का साइज ज्यादा बड़ा होगा, इट मींस इस सीरीज का साइज ज्यादा बड़ा होगा, और इसके कंपैरेटिवली इसका साइज और भी ज्यादा बड़ा होगा। तो बताइएगा फर्स्ट आई की वैल्यू कहां ज्यादा होनी चाहिए, तो 3D में ज्यादा होनी चाहिए, 4D में कम, और 5D में सबसे कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया है। साइज बड़ा होने से क्या हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत डिस्टेंस पर चला गया, इस कारण से अट्रैक्शन फोर्स कम फील करेगा, तो थोड़ी सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो फर्स्ट आई है वो फर्स्ट आई 3D और 4D, और फर्स्ट जो आई है वो हम बात कर रहे हैं 5D सीरीज की। तो बोलेगा कौन सी सीरीज की ज्यादा होनी चाहिए, तो 3D और 4D जो सीरीज है ना, उनमें से पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली नहीं निकलेगा, तो यहां एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जो 5D सीरीज के एलिमेंट है ना, उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। 6 जो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि फर्स्ट आई ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स इज हायर देन 3D एंड 4D। 3D और 4D सीरीज की बजाय 5D जो सीरीज के एलिमेंट है ना, इनमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हायर होती है। एक्सप्लेन करना है क्यों हायर होगी, क्यों हायर होगी, तो इसका आंसर आपका यहां से आ गया होगा, क्योंकि यहां एलिमेंट कंटिन्यू होते हैं, बट जैसे ही आप कहां पर आओगे 5D पर, तो यहां कौन आता है, लेंथेनम, लेंथेनम के बाद में फिर यहां पर लेंथेनॉइड सीरीज, और उसके बाद फिर जो हैफनियम है वो आपका यहां पर आता है। तो यहां लेंथेनाइड में क्या होता था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता था, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से कंटिन्यूअसली जेड इफेक्ट भी बढ़ता था, जिससे साइज क्या होता जाता था, छोटा होता जाता था। तो इनका जो साइज है वो साइज कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और छोटा साइज होने के कारण से जेड इफेक्टिव हायर है, साइज छोटा है, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, इजीली बाहर नहीं जाएगा। इसलिए 5D सीरीज के अंदर जो फर्स्ट आई है वो फर्स्ट आई कैसी होगी, हायर होगी। फर्स्ट आई जो है वो हायर होगी, कौन सी सीरीज के अंदर, 5D सीरीज की फर्स्ट आई हायर देन 3D एंड 4D। जबकि होनी कैसी चाहिए थी, होनी चाहिए थी लोअर। क्यों? क्योंकि साइज क्या होना चाहिए था, बड़ा, बट एक्चुअल में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण से इनका साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया, और साइज छोटा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आपको ज्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। सो फर्स्ट आई इज हायर देन एलिमेंट्स ऑफ 3D एंड 4D सीरीज। ये हो गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो
आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं वो हो गए। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए तो 99% जो क्वेश्चन होंगे उन सबका जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप रिटर्न करेंगे तो जो ऑर्बिटल्स है उनकी हाफ फील्ड, फुल फील्ड, वैकेंट की जो स्टेबिलिटी है ना उस स्टेबिलिटी को देख करके और उसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। ये हो गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे और वो जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब आपको याद होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो चीज है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है बेटा उसका पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था इसका डेफिनेशन वहीं पर ही होगा, वहां प्रैक्टिकल वैल्यूज होती थी, यहां पर हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज होंगी। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगली चीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसे हम ई के द्वारा लिखते थे, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली बात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन टाइप का भी, लेकिन वहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ऐसा हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन में रिडक्शन टाइप का ही काम में लिया जाता है। रिडक्शन वाले को बड़ी इजीली हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस केवल आपको साइन चेंज करना पड़ता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, तो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिडक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है वही ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन जितनी भी है हमारी उनके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काम ना करके रिडक्शन पोटेंशियल यूज किया जाता है। लेकिन जो कंपटीशंस होते हैं उनमें वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देते हैं और फिर उसे हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन सीबीएसई के एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जितने भी होंगे उन सब में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दिया जाता है और वही कैलकुलेशन में काम में लिया जाता है। बाकी ये कोई कठिन पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ऑक्सीडेशन वाला दे दिया जाए तो क्या करें, तो ऑक्सीडेशन वाला दिया है बस उसका साइन चेंज कर दीजिएगा, बस वो रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। और कैलकुलेशन में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही काम आता है, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कौन से वाला, स्टैंडर्ड वाला है, तो स्टैंडर्ड वाला है तो ई नॉट में तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है देखिए। अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई भी आयन है, अब आयन कहां से बना होगा ये, तो निश्चित रूप से ये जो मैंने आयन बनाया है कैटायन, तो उसके लिए मेरे पास में कोई ना कोई मेटल का एटम होगा मेरे पास में, दैट इज मेटल एटम। और आपको पता है मेटल का जो एटम आपके पास में होता है, ये मेटल का जो एटम है अकेला अगर है तो ये कौन से स्टेट में होगा, ऑब्वियसली गैसेस स्टेट में होगा। अब मेटल के जो एटम है इस एटम से मुझे ये आयन बनाना है, तो आयन बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, अपने आप तो बनेगा नहीं, आयन बनाना है तो मुझे इससे एक इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करना पड़ेगा, तो वो निकल करके बाहर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अपने आप इससे लॉस होगा नहीं, अपने आप नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना है तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी मैं यहां पर दूंगा दैट एनर्जी नॉन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाली एनर्जी दे दूंगा वो एनर्जी इस फोर्स को ब्रेक कर देगी, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, चला जाएगा बाहर, स्क्रैप हो जाएगा और मेटल का ये आयन मेरे पास बन जाएगा कौन से स्टेट में, गैसेस स्टेट में बन चुका है। अब देखिए मेटल का ये जो मेरे पास आयन बना, इस आयन की अगर स्टेबिलिटी की बात करूं, आयन ये जो बना गैसेस स्टेट में, इसकी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी सीधी सीधी सी किस पर डिपेंड करने वाली है, आई पर डिपेंड करने वाली है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करने वाली है। अगर ये स्टेबल है इसका मतलब क्या हुआ, इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट होना चाहता है, ये बदलना चाहता है उसमें, और ये बदलना चाहता है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है।
और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है तो इसका मतलब हुआ कि हम जैसे इसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो हैंड टू हैंड ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इट मींस अगर ये आयन स्टेबल है तो इसका मतलब मेटल इस आयन में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि बेसिक सा एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, साइंस का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में सारे के सारे काम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होते हैं। हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, सारे के सारे प्रोसेस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होते हैं। तो मेटल और मेटल के एंड में अगर ये स्टेबल है तो ये इसमें नहीं कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा मोर स्टेबिलिटी के लिए। इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहेगा। जैसे हम एनर्जी देंगे तो थोड़ी सी एनर्जी देते ही वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। और जो एनर्जी दी है वो कौन सी है? Ie। इसका मतलब Ie कैसी होगी? Ie लो होगी। उल्टा भी कहा जा सकता है, क्या कह सकते हैं? अगर इस मेटल की Ie लो है तो इसके आयन की स्टेबिलिटी कैसी होगी? हायर होगी। और अगर ये मेटल खुद ज्यादा स्टेबल है, खुद ही स्टेबल है, जबकि ये कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल अगर मेटल है तो इससे अगर आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो जैसे एनर्जी दोगे तो ये मेटल क्या बोलेगी? नहीं, आई एम स्टेबल, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ूंगा। व्हाई आई एम रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? आई कांट रिलीज इलेक्ट्रॉन बिकॉज आई एम स्टेबल। तो ये स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, बोलेगे टाटा बाय बाय, नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। तो फिर हमें हायर एनर्जी देनी पड़ेगी और हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। हमारी बात समझ में? तो जब मेटल स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए आपको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर Ie हायर है तो इसकी स्टेबिलिटी लोअर होगी। दैट्स राइट। तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट आ गया कि किसी भी आयन की जो स्टेबिलिटी है वो आयन की स्टेबिलिटी उसकी Ie से एक्सप्लेन की जा सकती है। किसी भी आयन की स्टेबिलिटी को उस आयन की किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है? Ie से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर Ie लोअर है तो जो आयन है उसकी स्टेबिलिटी हायर होगी, और Ie अगर हायर है तो आयन की स्टेबिलिटी कैसी होगी? लोअर होगी। दैट्स राइट। अगली चीज, अगर यही आयन गैसियस स्टेट में ना हो, यही आयन अगर एक्वस सॉल्यूशन में बनाना पड़े तुम्हें, यही आयन बनाना है, किस में बनाना है? एक्वस सॉल्यूशन में बनाना है, तो फिर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी अकेले Ie से डिसाइड नहीं होती। फिर इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो किससे डिसाइड नहीं होती है? Ie से डिसाइड नहीं होती फिर इसकी स्टेबिलिटी। तो फिर वो किससे डिसाइड होती है? तो आयन में जो स्टेबिलिटी है वो अकेले Ie से डिसाइड नहीं होती, वो स्टेबिलिटी फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड होती। आयन की एक्वस सॉल्यूशन में जो स्टेबिलिटी है फिर वो अकेले Ie से डिसाइड नहीं होती। Ie का वहां रोल जरूर होगा, लेकिन केवल Ie ही रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ और फैक्टर्स भी होंगे इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, और उन कॉमन सारे फैक्टर्स को अगर हम मिला दें तो वो सारे फैक्टर मिलकर के ही क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाते हैं। अब आप सोचेंगे सर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इस आयन की स्टेबिलिटी केवल Ie से डिसाइड नहीं होती, कुछ और भी फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? ठीक है ना? तो अब हम उनकी बात करते हैं। देखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन में बनाना है, तो एक्वस सॉल्यूशन में जो हम बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान देना। एक्वस सॉल्यूशन में बनाना है तो देखिएगा, ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर आपको बनाना क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में मेटल का वो आयन बनाना है। उसके लिए आपका एक्वस सॉल्यूशन में डालना क्या पड़ेगा? तो एक्वस सॉल्यूशन में उसके लिए आपको मेटल डालनी पड़ेगी, और वो मेटल भी आपको सॉलिड डालनी पड़ेगी। सॉलिड मेटल आपने डाल दिया, और उस सॉलिड मेटल जो आपने यहां पर डाली है, उस सॉलिड मेटल से आपको मेटल का वो आयन बनाना है एक्वस सॉल्यूशन में।
अब इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन में आपको इससे ये बनाना है, तो इससे ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मेटल आपके पास सॉलिड है, इस सॉलिड से आपको क्या करना है, एक जो एटम है वो एक एटम आपको यहां से अलग करना पड़ेगा। और एक एटम जब इसका अलग हो जाएगा तो वो अकेला एटम तो कौन से स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में ही होगा। इस सॉलिड मेटल से एक एटम आपको अलग करना है जो गैसेस स्टेट में होगा। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है पहले। और सॉलिड को जब गैस में कन्वर्ट करोगे तो आपको याद होना चाहिए, जो सॉलिड होता है वो सॉलिड हीट करने पर पहले इस सॉलिड को एनर्जी दोगे, जिससे सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। फिर लिक्विड को एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में। दैट्स राइट। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी तुम्हें देनी पड़ती है, और जो एनर्जी आप इसे दिया करते थे उस एनर्जी को हम क्या कहते थे, उस एनर्जी को मेल्टिंग, उसको क्या कहते थे, मेल्टिंग या फ्यूजन की एंथैल्पी कहते थे। फ्यूजन की एंथैल्पी कहते थे, फ्यूज्ड हो गया, लिक्विड में आ गया। फिर लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करते थे तो इसको हम वेपोराइजेशन की एंथैल्पी कहा करते थे। बट यहां तो आपको सॉलिड से गैस कन्वर्ट करना है उस एटम को, तो सॉलिड को सीधे गैस में कन्वर्ट करना है, और सीधे गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी आप यहां से यहां प्रोवाइड करा रहे हैं उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो यहां से आपको सब्लिमेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। जब आप इससे एक अकेला आइटम अलग कर रहे हैं तो ये आपके पास पूरा का पूरा मेटल है, मेटल बहुत सारी बॉन्डेड है, मेटल में मेटेलिक बॉन्ड है, उससे आपको अकेला आइटम सेपरेट करना है। तो ये यहां मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डेड है ना, अकेला आइटम सेपरेट करोगे गैसेस स्टेट में होगा, और यहां इन सारे के सारे मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को हम एटोमाइजेशन की एंथैल्पी भी कहा करते थे, इसे सब्लिमेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, और कुछ बुक्स में ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी लिखा जा हुआ होता है, या इसे कहा जा सकता है, बराबर होंगे दोनों। अब ये मेटल जो था वो आपका गैसेस स्टेट में आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस गैसेस स्टेट से इसे लेकर के आना है, इस गैसेस स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना है। ये लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये मेटल का आयन बन जाएगा। बट ये जो आयन बना है, ये आयन तो कौन सा स्टेट में बना होगा, गैसियस स्टेट में बना होगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते थे, जब गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते थे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप निकला नहीं होगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी होगी, और जो एनर्जी आपने दी है उस एनर्जी को ही हम क्या कहते थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये एनर्जी भी आपको देनी पड़ेगी, याद रख रहे हो, देनी पड़ेगी। ये एनर्जी भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये भी आपको देनी पड़ेगी। अब देनी पड़ेगी का मतलब क्या है, सीधा सा एनर्जी जब आप दे रहे हो तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कैसा है, तो याद रखना ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और ये प्रोसेस भी कैसा है, एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक हो तो अब आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स याद होना चाहिए। डेल्टा एच कैसा होता था, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसके लिए होता था, एंडोथर्मिक के लिए, और नेगेटिव किसके लिए होता था, एक्सोथर्मिक के लिए। That's right? तो यहाँ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए सब्लिमेशन की एंथैल्पी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कैसी होगी, ये नेगेटिव होगी। और यहां भी एनर्जी देनी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की एनर्जी भी कैसी होगी, ये भी नेगेटिव में होगी, ये भी नेगेटिव में होगी, याद रखना है। अब आपके पास में ये आयन बन गया। आयन कहां पर बना है, ये एक्वस सॉल्यूशन में, या बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर जो है ना वो वहां पर बना है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ये मेटल का आयन यहां पर बना, इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आयन बना, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वन टाइम हो चाहे कितना ही हो, एक टाइम पॉजिटिव चार्ज वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और ये आयन कहां पर प्रेजेंट है, वाटर में। यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और आपको पता है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। पोलर कैसे, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। किसकी ईएन हायर है, ऑक्सीजन की, एक इलेक्ट्रॉन ओ का एक एच का, दोनों ने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। बट ईएन किसका हायर है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, खींच लेगा इधर।
जिससे ऑक्सीजन पर क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, इधर से खींच लेगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो सारी ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव और मेटल आयन पॉजिटिव, इनमें क्या काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और देखिएगा जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो यहां जैसे आयन बना ना, तो वाटर के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वो वाटर के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो इस आयन के साथ में जुड़ जाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहते थे, इस प्रोसेस को हम कहते थे सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। तो ये जो आयन है, इस आयन के साथ में बहुत सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो जुड़ जाएंगे। इट मींस इसका क्या हो जाएगा, इट मींस इसका हो जाएगा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। और जैसे वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ गए, हाइड्रेट हो गए, अब ये आयन आपका एक्वस बन गया। जब वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर जुड़ेंगे, एक्वस होगा, सॉल्वेशन जब इसका होगा, हाइड्रेशन जब इसका वाटर के मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज यहां पर हो रही है उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और बताइएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्डेड होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस से इसलिए बताइएगा कि ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये कैसी होगी, ये होगी बाहर निकल गई, इसलिए नेगेटिव। गलत बोल दिया था मैंने, है ना, क्या गड़बड़ कर दी थी, ये एंडोथर्मिक है ना, एंडो में तो पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉरी, तो ये पॉजिटिव, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एंडो में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव, और ये एनर्जी बाहर रिलीज होगी, इसका मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक तो डेल्टा एच जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तब जाकर के कहीं आपका ये एक्वस आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब आपको थोड़ा सा याद आ जाना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, 11th की थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कहीं बोर्न-हैबर साइकिल, और बोर्न-हैबर साइकिल से पहले हैस लॉ, हैस ने क्या कहा था, याद कीजिए हैस ने क्या कहा था, हैस लॉ, हैस ने कहा था कि अगर मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है ए, वो डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी कुछ ना कुछ, डेल्टा एच, एनर्जी रिलीज होगी, आपको देनी पड़ेगी, रिएक्शन की एंथैल्पी होगी डेल्टा एच। अब अगर यही ए पहले बी में कन्वर्ट होता है तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी, फिर यही बी सी में कन्वर्ट होता है तो इसकी एंथैल्पी होगी, और फिर यही सी डी में कन्वर्ट होता है तो फिर इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी। ठीक है ना, तो हैस ने क्या कहा कि अगर आप इसे एक स्टेप में कर देते हैं तो रिएक्शन की एंथैल्पी होती है, और अगर आप उसे डिफरेंट स्टेप से करते हैं तो हर स्टेप की एंथैल्पी होगी। तो उसने कहा कि ये जो एक स्टेप वाली जो एंथैल्पी है, और उसी प्रोसेस को आपने कई स्टेप में किया है, तो हर स्टेप की जो एंथैल्पी होती है ये उन सारे स्टेप की एंथैल्पी के सम के बराबर होती है। दैट्स राइट, ले लीजिएगा। तो ये हो गया हैस लॉ। और ऐसा जो साइकिल हम बनाते थे उस साइकिल को क्या कहते हैं, बोर्न-हैबर साइकिल। तो ये जो साइकिल बना है दैट इज बोर्न-हैबर साइकिल कह सकते हैं हम इसे। और अब हमें लगाना क्या पड़ेगा, यहां पर हमें लगाना पड़ेगा हैस लॉ लगाना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इस आयन की एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी। दैट्स राइट, एक्वस सॉल्यूशन में आयन बनाना है, किससे बनाना है, इस मेटल से, सॉलिड से। तो इससे जब ये बनाओगे तो ये सीधा नहीं बना, ये इन स्टेप में होकर के बनेगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को एक स्टेप में लिख दूं सीधा का सीधा, कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो बताओ इस रिएक्शन की कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल इसकी एंथैल्पी होगी। तो अब मैं पूछूं इस रिएक्शन की एंथैल्पी को मैंने डेल्टा एच कह दिया, इस रिएक्शन की एंथैल्पी है, तो यहां पर हैस लॉ से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू हैस लॉ क्या हो जाएगा, ये जो एक स्टेप की एंथैल्पी है डेल्टा एच, ये किस किस के बराबर होगी, इसके 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 तीनों के बराबर होगी। किस किस के, डेल्टा सब्लिमेशन की एंथैल्पी प्लस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस में हाइड्रेशन की एंथैल्पी, इन तीनों के बराबर। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर मेरे पास एक आयन है जो गैसियस है, तो इस आयन की जो स्टेबिलिटी थी तो ये किससे बना होगा, मेटल से।
इस आयन की जो स्टेबिलिटी थी वो डिपेंड करती थी IE से, डिसाइड करते थे कि IE अगर लोअर है, IE अगर कैसा है, लोअर है, तो इसकी स्टेबिलिटी हायर होगी। IE अगर हायर है तो स्टेबिलिटी लोअर होगी, गैसेस आयन की। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अगर यही आयन गैसेस नहीं हो, एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो फिर बताओ स्टेबिलिटी। तो इस आयन को हमने इससे बनाना है, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी इस रिएक्शन की इस एंथैल्पी पर, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी हम इनके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। और रिएक्शन की ये जो एंथैल्पी आ गई है ना, इस एंथैल्पी को ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो एंथैल्पी है, इस एंथैल्पी को ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये होता है किस किस के बराबर? सब्लिमेशन की एंथैल्पी, आयोनाइजेशन की एंथैल्पी और हाइड्रेशन की एंथैल्पी के बराबर। दैट्स राइट। अब आप देख लीजिएगा, तो एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी आयन की स्टेबिलिटी, और यहां देखिएगा किसी भी आयन की गैसियस स्टेट में स्टेबिलिटी, दो अलग अलग बातें हो गई है। किसी भी आयन की गैसियस स्टेट में स्टेबिलिटी तो डिपेंड ऑन IE, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ एनी आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे डिसाइड होता है? इस रिएक्शन की एंथैल्पी से डिसाइड होता है। और इस रिएक्शन की एंथैल्पी इन सारी एंथैल्पी की सम से डिसाइड होती है। इस आयन की स्टेबिलिटी इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। दैट्स राइट। कैसे डिपेंड करती है, अब वो सुन लीजिएगा। इस आयन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस आयन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चलो ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से देखते हैं, अभी देखते हैं। या ऐसे ही कह सकते हैं, इस आयन की स्टेबिलिटी, आपको ये आयन बनाना है, तो ये आयन बनाना है, तो इस आयन की स्टेबिलिटी इन दोनों से डिसाइड करेंगे, इससे डिसाइड करते हैं डेल्टा H से। अब देखिएगा डेल्टा H, ये आयन इजीली कब बनेगा? बोलिए इजीली कब बनेगा आयन? ये आयन बनाना है इजीली, तो ये आयन बनेगा इससे। इसको पहले कन्वर्ट करना है इसमें। इसका मतलब आपके पास में मेटल है जो कि सॉलिड है, उस सॉलिड से आपको एक अकेला गैसियस एटम चाहिए। तो उस अकेले गैसियस एटम को निकालने के लिए उसके सारे फोर्स आपको तोड़ने पड़ेंगे। फोर्स को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बनाना है तो बताइए, ये एनर्जी आपको कम देनी चाहिए या ज्यादा देनी चाहिए? ये इजीली बन जाए, ऑब्वियसली है, कोई भी काम इजीली हो जाए तो हम चाहते हैं कि आसानी से हो जाए। इसका मतलब उसको एनर्जी कम देनी पड़े तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ज्यादा देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो हो नहीं रहा है। तो ये आयन इजीली कब बनेगा? जब मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल कब होगा? जब इजीली बनेगा। ये इजीली कब बनेगा? तो इसको बनाना है इससे। इससे कैसे बनाएंगे? तो इससे पहले आपको ये मेटल चाहिए, मेटल का गैसेस एटम चाहिए, गैसेस एटम चाहिए आपको, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा? अकेला एटम ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये सारे फोर्स तोड़ने पड़ेंगे, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये एनर्जी कम होनी चाहिए, ये एनर्जी कम होनी चाहिए आपकी। और आपको एनर्जी देनी, इसका मतलब ये कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। दैट्स राइट। तो ये एनर्जी कम होनी चाहिए। तो देखिएगा सब्लिमेशन की जो एनर्जी है, पहली बात तो ये एनर्जी कैसी होगी समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पॉजिटिव होगी। IE जो है ये भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और हाइड्रेशन के एंथैल्पी बाहर निकलेगी, इसलिए ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये एनर्जी कम होनी चाहिए, इसका मतलब ये पॉजिटिव में कम होनी चाहिए, ये बन जाएगा। फिर आपको इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फिर आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं ये इजीली बन जाए, एनर्जी कम देनी पड़े, तो ये एनर्जी भी आपको कम देनी पड़े। ये बन गया। और ये बनने के बाद इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो एनर्जी कहां निकलेगी? बाहर निकलेगी, तो इसका हाइड्रेशन होगा। तो हम चाहते हैं बाहर निकलने वाली एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रहे, तो हम चाहते हैं ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा रहे, ये वाली ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बाहर निकले। ये ज्यादा हो, ये ज्यादा हो, इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये मोर नेगेटिव हो। अब अगर इसका रिजल्टेंट निकाला जाए, जो कि आपका डेल्टा H इस रिएक्शन की एंथैल्पी या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में आने वाला है,
तो ये एनर्जी आपकी पॉजिटिव कम, ये भी पॉजिटिव कम, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का जो सम है वो पॉजिटिव कम, और ये एनर्जी जो है ये नेगेटिव में हायर। दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो पॉजिटिव कम नेगेटिव हायर, तो रिजल्टेंट आए नेगेटिव। तो ये आयन मोर स्टेबल कब होगा? ये आयन मोर स्टेबल तब होगा जब इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है डेल्टा एच, ये डेल्टा एच कैसी होगी? नेगेटिव होगी। या ये आयन मोर स्टेबल कब होगा? मोर स्टेबल ये तब होगा जब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। दैट्स राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी आयन की एक्वस सॉल्यूशन में जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड करते हैं। आयन मोर स्टेबल कब होगा? वो आयन एक्वस सॉल्यूशन में मोर स्टेबल तब होगा जब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो जिस आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है या मोर नेगेटिव होता है वो आयन ज्यादा स्टेबल होता है। कहां पर? एक्वस सॉल्यूशन में। दैट्स राइट, दैट आयन मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अकेले आयन की स्टेबिलिटी गैसियस स्टेट में आई से डिसाइड कर सकते हैं, बट आयन की स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में अकेले आई से डिसाइड नहीं करती। अब आई के साथ में सब्लिमेशन एंथैल्पी भी काम आती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी काम आती है, और इन तीनों एंथैल्पी से हम इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं हेंस लॉ के अकॉर्डिंग, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये आयन ज्यादा स्टेबल हो मतलब ये इजीली बनना चाहिए, ये इजीली बनना चाहिए, इसका मतलब ये एनर्जी जो आपने दी है कम होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दोनों कम होनी चाहिए, पॉजिटिव कम नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए ताकि इजीली बन जाए। तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए। तो जिस आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा दैट आयन मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। अब सुनिएगा अगली चीज, आगे क्या है वो सुनिएगा। ये तो हमने जर्नल बात की है, ये तो हमने जर्नल बात की है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें पढ़ना है ये पढ़ना है 3D सीरीज का, और 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो हैं वो पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है अगर इन सारे के सारे मेटल्स को मैं M से लिखूं तो ये सब के सब मोस्टली M पॉजिटिव 2 आयन बनाते हैं। तो अब की बार हमें मेटल से M पॉजिटिव आयन नहीं बनाना, हमें मेटल से बनाना क्या है? हमें मेटल से बनाना है M पॉजिटिव 2 एक्वस आयन। अब बताइए ये कैसे बनेगा एक्वस सॉल्यूशन में? तो हम कहेंगे सर ये किस तरीके से बनेगा? तो यहां से पहले ये बनाया, इसको हमने एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, M पॉजिटिव 1 बन गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखिएगा ये जो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी है इसको हम क्या कह देंगे? फर्स्ट IE। फिर आप क्या करेंगे? इसको और एनर्जी देंगे, और एनर्जी देके